Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Vidya Guru. सो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी सीरीज जिसके अंदर हम लोग मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जिसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबके कुछ सिलेक्टिव कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं जिनको हम बहुत अच्छे से यानी कि बहुत स्मूथली बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करके सॉल्व करते हैं। सो आज बेसिकली हमारी इसकी सेकेंड वाली क्लास होने वाली है इसी टॉपिक की, यानी कि मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट की हम लोग एक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अंदर कुछ 12 से 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग बहुत आराम से वहां पर सॉल्व कर चुके हैं। इसी सीरीज में आज हमारी सेकंड क्लास होने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास नंबर सेकंड, जिसके अंदर हम जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो क्लास स्टार्ट करें उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो बात करें अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस जो टॉपिक है उसका एक क्वेश्चन दे रखा है। क्या दिया है क्वेश्चन ने, क्या लैंग्वेज है, कैसे यूज करें, कैसे हमें सॉल्यूशन निकालना है, सारी चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसने बोला है किसी वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, यानी कि एमआरपी उस वस्तु का मार्केट प्राइस कितना है, 2720 रुपए है। यदि 25% की छूट देने के बाद दुकानदार को 15% की हानि पर बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी कितना है ना। देखो जो भी छूट दी जाती है वो हमेशा किस पर दी जाती है, एमपी पर, मार्केट प्राइस पर। जो भी छूट मिलती है हमें खुद से ही रिलेट करके देखो ना, जब भी किसी चीज पर हमें डिस्काउंट मिलता है तो उसका जितना एमआरपी है, जितना उस पर टैग लग रखा होता है उसके ऊपर हमें छूट मिलती है ना। कि आपको जो प्रिंट रेट है उसके ऊपर 20% की छूट या फिर प्रिंट रेट में 10% का डिस्काउंट मिलेगा, इस टाइप से बोलता है शॉपकीपर। इसका मतलब जो भी डिस्काउंट है वो हमेशा किस पर मिलता है, एमपी पर, मार्केट प्राइस पर। ठीक है। सो मार्केट प्राइस पर कितने की छूट दी है उसने, 25% की छूट दी है। 25% की छूट दे दी तो वो वस्तु कितने परसेंट में बिकेगी, 75% में। एमपी एमआरपी या फिर एमपी कुछ भी बोल सकते हैं। मार्केट प्राइस पर 25% की अगर छूट दी है तो इसका मतलब वो वस्तु कितने में बेची है, 75% में। और इतनी इतनी ऐसे ऐसे छूट देने के बाद भी उसको 15% की हानि हुई है। इसका मतलब हानि या फिर लॉस जब भी निकालते हैं तो किस पर निकलता है, हमेशा सीपी पर। इसका मतलब 15% की तो उसने छूट दे दी तो वस्तु कितने में बिकी है, एक्चुअली सीपी के 85% पे। जो वस्तु है उसका एक्चुअल रेट कितना है, सीपी का 85% है। ये वाली सीरीज समझ आई। देखो उसने 25% की छूट दी है तो बिकी कितने में है, एमपी का 75%। और उसने बोला है कि उसे 15% की हानि हुई है, मतलब वस्तु बिकी कितना है, कॉस्ट प्राइस के 85% पर। यहां तक का समझ आया। अब देखो क्या करना है, काटा पीटी करें। यहां से देखो सबसे पहले तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल है ना। ये जाएगा हमारे पास में 15 पे और ये जाएगा हमारे पास में कितने पे, 17 पे। आमने सामने वाली वैल्यू आंसर होती है। इसका मतलब एमआरपी जो है, एमपी जो है, मार्केट प्राइस, वो आ गया 17 यूनिट और जो हमारे पास सीपी आया है वो कितना आया है, 15 यूनिट। ठीक है। एमपी कितना है, 17 है और जो हमारे पास सीपी है वो कितना है, 15 है। ठीक है, इतना हमें समझ आ गया। अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे। इसने क्या बोला है कि जो वस्तु का अंकित मूल्य है वो तो 2720 रुपए है। हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 17। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 2720। यहां से काटना पिटना शुरू करें। 17 से देखो कितने पे जाएगा, 1 पे, और फिर कितना, 6 और 0, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 160। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 160। क्वेश्चन ने पूछा है वस्तु का सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना है। 1 यूनिट की वैल्यू 160 है तो 15 यूनिट की वैल्यू यहां से निकालें। 16 5 80, ठीक है, और 16 एकम 16 और यहां से कितना आएगा, 2400 है ना। सीपी कितना आएगा उस वस्तु का, जो क्रय मूल्य है वो कितना आएगा हमारे पास में, 2400 यानी कि 2400। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, बस सीपी और एमपी का जो रेशियो है, क्वेश्चन तो एक्चुअली 15 और 17 आने के बाद खत्म ही हो गया बेसिकली, है ना। एमपी और सीपी का रेशियो जो निकालना है मोस्ट इंपोर्टेंट है यहां तक का। उसके बाद तो जस्ट रिलेट करके 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के जो भी पूछ रखा है उसकी मल्टीप्लाई करके हम लोग सीधा सा निकाल सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 2 कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन दिख रहा है। इसमें देखो क्या दिया है, इसने बोला है यदि ब्याज की गणना 5 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है, 5 मासिक मतलब 5 महीने में एक बार होती है ना। जो ब्याज, जैसे मान लो मैंने किसी को ब्याज में पैसे देती है, तो ये नहीं है कि मैं हर साल ब्याज लूंगी, वो तो होता है सिंपल इंटरेस्ट में, बट यहां पर क्या बोल रखा है कि मैं हर 5 महीने में ब्याज लूंगी। 5 मासिक मतलब 5 महीने में ब्याज देना है, ठीक है। आगे देखो क्या है, तो प्रति वर्ष 15% की दर से इतने रुपए की राशि पर इतने वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। देखो वर्ष कितना दे रखा है, इसको अगर हम लोग ट्रांसलेट करें तो 5/4, ठीक है, 5/4 वर्ष। इसको महीने में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 12, ये जाएगा हमारे पास में 15 महीने। कितने मंथ आ गए, 15, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ने बोला है कि हर 5 महीने में ब्याज लेना है, तो 15 महीने में टोटल कितनी बार ब्याज लेंगे, 5 महीने में, फिर 5 महीने में, फिर 5 महीने में, टोटल हो गया ना 15, यानी कि 5 5 5 टोटल 3 बार ब्याज लेना है। तो टाइम लिखेंगे हम लोग कि कितने स्लॉट बनेंगे टोटल हमारे पास में, कितने चक्र बनेंगे, 3 बनेंगे ना। ध्यान से देखना, ये ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कि किससे डिवाइड करें, किससे मल्टीप्लाई करें, कैसे कन्वर्ट करें कि एक्चुअल रेट और एक्चुअल टाइम हमारे पास आए। सो टाइम हमने निकाल लिया, ये ईयर दे रखा था, इसको हमने मंथ में कन्वर्ट किया, 15 महीने। 15 महीने टोटल है, 15 महीने टोटल है, 5 महीने के टोटल कितने बनेंगे हमारे पास में, 3 स्लॉट बनेंगे। इसको हमने नोट डाउन कर लिया, यहां तक का क्लियर है। अब आगे आते हैं हम लोग रेट पर, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो रेट दे रखा है 15% की दर से, कितना है, प्रति वर्ष मतलब हर साल 15% की दर है। एक साल, प्रति वर्ष मतलब एक साल में, और एक साल में कितने होते हैं, 12 महीने, मतलब 12 मंथ की जो रेट है वो कितनी है, 15% है। तो 5 महीने की कितनी होगी, क्योंकि जो ब्याज है वो 5 मासिक है, समझ आया। 15 महीने का कितना है, सॉरी 12 महीने का कितना है, 15, तो यहां से 1 महीने का निकाल लेंगे और फिर कितने का निकालना है, 5 का। 3 से जाएगा 4 पे, 3 से जाएगा 5, 25/4%, ठीक है। रेट कितना है, रेट यानी कि ब्याज दर कितना आएगा यहां से हमारे पास में 25/4%, ठीक है। आर की वैल्यू भी हमने बहुत प्यार से निकाल ली और टी की वैल्यू भी हमने निकाल ली। आई होप यहां तक का क्वेश्चन जो है समझ आ गया होगा कि हमने क्या खिचड़ी पकाई है, ठीक है। टाइम आ गया, रेट आ गया। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर, क्या पूछ रखा है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या निकालना है उस पर आते। देखो इतने की दर से इतने रुपए की राशि पर प्रिंसिपल हमें दे रखा है और ब्याज हमसे पूछ रखा है, ठीक है। प्रिंसिपल गिवन है और हमसे पूछ रखा है ब्याज, यानी कि सीआई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब हमारे पास 2 चीजें बनती है, बेसिकली तो 2 ही मेथड है। वैसे तो 5 मेथड है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के, जो कि हम बहुत अच्छे से, जो हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट वाली क्लास है उसके अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बट अभी क्या है, देखो उन 5 में से भी 2 मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर हमें सीधी सी दे रखी हो कि 15% की दर है, 20% की दर है, 8% की दर है, तो हम सीधा सा सक्सेसिव रेट से हम लोग सोल्यूशन निकाल लेते हैं। बट अगर हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में रेट दे रखी हो, 5/18 है, 11 से ही 1/9% है, या फिर बोल दे 6 से ही 1/4% है, इस टाइप से अगर हमें रेट दे रखी हो, यानी कि फ्रैक्शन या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर अगर हमें रेट दे रखी हो, ब्याज दर दे रखी हो, तो हमें हमेशा रेशियो मेथड जो है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, उसका यूज करना है, ठीक है। रेशियो मेथड कैसे क्या करना है, देखो आर की वैल्यू को उठा लो, कितना है, 25/4, ठीक है। परसेंटेज है, ऊपर परसेंट हटेगा, नीचे 2 जीरो, 25 से जाएगा 4 पे, इसका मतलब 1/16, ठीक है। इस चीज को मैं डायरेक्टली यहीं पर लिख दूं, 1/16। यहां पर नीचे खोल के दे दिया कि 1/16 कैसे आया। आई होप कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। अब इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। रेशियो कितना है, 1/16। इसका मतलब अगर प्रिंसिपल, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्रिंसिपल 16 है
तो उस पर ब्याज लग करके टोटल अमाउंट बनेगा 17। यही मतलब हुआ ना, ये है प्रिंसिपल और ये है हमारे पास में इंटरेस्ट यानी कि CI। अगर 16 रुपए हम किसी को उधार देंगे तो वो उस पर 1 रुपए ब्याज लगा करके हमें वापस करेगा, यानी कि अगर प्रिंसिपल 16 रुपए है तो अमाउंट 17 रुपए होगा। ठीक है, सेम प्रोसेस कितनी बार करना है, कितने स्लॉट बनाने हैं, 3 स्लॉट। तो अगले साल भी कितना होगा हमारे पास में 16 से 17 और यहां भी कितना होगा 16 से 17। ठीक है, अब देखो 16 की क्यूब निकालनी है हमें, कितनी होगी, यहां से कितना आएगा, यहां से देखो 16 की है कितनी आ जाएगी 4000 कितनी 96 और 17 की क्यूब कितनी होती है 4093 100 है ना, नोट कर ले इसको, कितना आएगा 993। ठीक है, दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली। क्वेश्चन ने पूछा है कि ब्याज कितना है, ब्याज कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल ले, कितना आएगा हमारे पास, देखो 13 में से 6 कितना बचेगा, यहां से 4 3 7 यहां पर कितना आएगा 1 और यहां से कितना 817, यहां से कितना बचेगा हमारे पास में 817। अब देखो प्रिंसिपल हमारे अकॉर्डिंग तो ये है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 8192, 8192। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग कितना है 4096, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 8192, हमारे अकॉर्डिंग कितना है 4096। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे और पूछा क्या है ब्याज कितना है, यानी कि 817 यूनिट की वैल्यू हमें यहां से निकालनी है ना। यहां से देखो काटापीटी करेंगे, 6 से कितने पे 2 पे चला जाएगा, 7 दूनी 14, 2 एकम 2 एक 3, 8 दूनी 16, आंसर कितना आएगा यहां से हमारे पास में 1634, यानी कि 1634, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा इन द सेंस क्योंकि रेट में और टाइम पीरियड निकालने में ही बहुत सारे बच्चे तो इसको ये चीजें समझ के कि रेट कैसे निकालें, टाइम कैसे निकालें, इसको स्किप करेंगे। सो इसी चीज में मतलब क्वेश्चन इतना हार्ड भी नहीं था, ना इतना कैलकुलेटिव था, जस्ट यही चीज थी काम की कि टाइम कैसे निकालना है, रेट कैसे निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 3। ट्रिग्नोमेट्री का एक अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है, सीधा पता है हमें यहां से आंसर कितना आएगा 1। कैसे आंसर 1 आया, देखो ये क्या है कोट 25, ये क्या है कोट 35, कोट 45, कोट 55 एंड देन कोट 65 है ना। हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, अगर कोट ए प्लस में कोट बी, यहां से आंसर 1 आएगा। कौन से केस में, अगर हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। अगर हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री है तो हमारे पास कोट a प्लस कोट बी को जोड़ने पर आंसर कितना आता है, हमेशा 1 आएगा। सो यहां से देखो हमारे पास कितना बचेगा, सारी वैल्यूज कैंसिल, यहां से कितना आएगा हमारे पास में 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखो क्या दिया है, बी का अधिकतम मान ज्ञात करें जिसमें ये संख्या 11 से विभाज्य हो। देखो संख्या क्या दे रखी है 3 0 A 3 8 एंड देन B। ठीक है, ये हमें एक डिजिट दे रखी है जो कि 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, और पूछा क्या है b का अधिकतम मान ज्ञात करें, b की मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी है कि कितनी होगी। सो b का रूल हमें पता है कि अगर कोई डिजिट 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है सो ऑड प्लेस माइनस इवन प्लेस करने पर या तो आंसर 0 आए या फिर आंसर 11 आए। ध्यान रखना बच्चे, बस ये याद कर लेते कि आंसर 0 आए, 0 या फिर 11 को भूलना मत। ठीक है, सो ऑड इवन प्लेस वाला करें हम लोग। यहाँ पर देखो ऑड इवन को जोड़ते जाएं, 3 प्लस a प्लस 8, 8 और 3 11 प्लस a, यहां से बनेगा 11 प्लस में a। इसमें से माइनस करना है हमें क्या 0 प्लस का 3 प्लस का b, यानी कि बेसिकली 3 प्लस का b, ये हमें इसमें से माइनस करना है और आंसर या तो 0 आएगा या फिर हमारे पास 11 आएगा। ठीक है, अब देखो 11 एज इट इज प्लस का a माइनस का 3 माइनस का b। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 8 में 11 में से 3 ही था ना, 3 a और 8 है ना, 11 प्लस a माइनस का
3 जीरो है ना, 3 प्लस में बी, ठीक है। 8 में से 3 11 में से 3 गया, कितना बचेगा 8 प्लस का ए माइनस का बी, ठीक है, इज इक्वल्स टू हमारे पास या तो 0 हो या फिर कितना हो 11। सो दो कंडीशंस है, दोनों को रख करके देखें, या तो इसके आंसर कितना है हमारे पास 0 या फिर कितना है 11। एक बार फिर से चेक करें, देखो कितना आएगा, यहां से डिजिट चेक करते हैं, 30A 38B और ये है 30A 68B, है ना। आई थिंक ये हिंदी वाला थोड़ा सा एरर आएगा यहाँ पर, 30A 68B, है ना। यहाँ पर क्या करना है हमें, 30A 68B, इसको कर लेंगे हम लोग 68B, ठीक है। एक बार फिर से करते हैं इसको, देखो थोड़ा सा चेंजमेंट होगा, डिजिट में एरर था, ठीक है। अभी देखो कितना आएगा, यहाँ से 3 प्लस में A प्लस में 8, 8 और 3 11 प्लस में A माइनस का 6 प्लस में B, 6 प्लस में B कितना है, या तो 0 या फिर 11। अब सोल्व करते हैं, देखो 11 प्लस का A माइनस का 6 माइनस का B, इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा A माइनस का B और यहां से बचेगा हमारे पास में प्लस का 5। अब हम लोग एक कंडीशन ले लेते हैं कि आंसर 0 आए और दूसरे वाली कंडीशन लेते हैं प्लस का 5 इक्वल्स टू 11, कि या तो 5 के बराबर आए या फिर 11 के बराबर आए। यहां से सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 5, जो कि हो ही नहीं सकता, है ना। कोई ऐसी डिजिट देखी है, कोई हमने क्या कभी ऐसी डिजिट देखी है कि 231 माइनस का 4 542, इस टाइप की कोई डिजिट होती है कि ऐसे नंबर चल रहे हैं और बीच में कोई माइनस का हो, ऐसे तो नहीं होता। सारे के सारे डिजिट्स जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। सो इस रीजन की वजह से ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल होता है कि हम लोग 0 के इक्वल तो नहीं रखने वाले इसको। बच गया हमारे पास में सेकेंड वाला ऑप्शन, यानी कि a माइनस बी इक्वल्स टू 6, a माइनस बी की वैल्यू 6 के बराबर आएगी। अब देखो ऐसी कौन सी हम लोग 1 डिजिट, है ना, एक डिजिट रख सकते हैं, मतलब सिंगल डिजिट रख सकते हैं, जैसे 2 डिजिट की 2 नंबर की डिजिट, 3 नंबर की डिजिट, इस तरह से एक डिजिट की, यानी कि 1 to 9 या फिर बोल सकते हैं 0 to 9 के बीच में। ऐसा हम लोग यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं कि हमारे पास आंसर 6 आए, जैसे कि हमने a की जगह पर 9 रख दिया माइनस b की जगह पर 3 रख दिया तो आंसर 6 आएगा। एक ऑप्शन हो सकता है मैम 8 रख दे और यहाँ पर 2 रख दे तो भी 6 आएगा। एक ऑप्शन हो सकता है 7 रख दे, यहाँ पर 1 रख दे तो भी आंसर 0 आएगा, है ना। या फिर हो सकता है 6 और 0 रख दे तो भी आंसर 0 आएगा। बट अब क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान दो, क्वेश्चन ने क्या कंडीशन दी है कि b की अधिकतम मान, यानी कि फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ b की हमें ग्रेटेस्ट यानी कि हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 3 2 1 0 इन सब में b की हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 3 वाली, यानी कि हमारा जो आंसर होने वाला है वो कितना होगा, हमारा जो यहाँ से आंसर होने वाला है वो कितना होगा, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से हमारे पास में 3, है ना। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से हमारे पास में 3, यानी कि बोल सकते हैं क्या कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में एक बार ध्यान देना, ये थोड़ा सा गलती से लिखा गया, ठीक है। जब भी हमारे पास a प्लस बी 90 आए, अगर हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू 90 बने, सो कोट a इंटू कोट b, है ना, कोट a इंटू कोट b की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी हमारे पास 1 आएगी। कोट a इंटू कोट b की वैल्यू हमेशा 1 आएगी। इस यही तो रीजन है ना, जैसे 1 को 10 में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 बाय, इसको 10 की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, एक को कोट की फॉर्मेट में रखेंगे, उस वजह से वो कैंसिल हो जाता है। सो आंसर हमेशा 1 आएगा, प्लस नहीं आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, वो थोड़ा लिखने में गलती होगी, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5th। अलजेब्रा का क्वेश्चन दे रखा है, बट ना इस वाले क्वेश्चन को कुछ टाइम के लिए हम लोग साइड में रखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को ना थोड़ा सा अच्छे से देखना पड़ेगा हमें, इसको एक बार लास्ट के लिए हम लोग रखते हैं। बाकी के क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इस वाले क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत प्यार से बहुत आराम से सॉल्व करने वाले हैं। सो बात करते हैं हम लोग बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें देखो क्या दिया है, तो बोला है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे, ठीक है।
और 9 मीटर 43 सेंटीमीटर चौड़े कमरे की फर्श पर बिछाने के लिए आवश्यक वर्गाकार यानी कि स्क्वायर शेप की टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। न्यूनतम होता है लिस्ट की कम से कम कितनी टाइल्स की हमें नीड होगी, वो वाली वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। सो देखो लेंथ कितनी दे रखी है, इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो कितना आएगा 1517 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी दे रखी है 943 सेंटीमीटर, है ना। ब्रेथ कितनी दे रखी है हमें, इसको मैं लिख लेती हूँ थोड़ा सा इस टाइप से, कितनी दे रखी है 943 सेंटीमीटर। ठीक है, जब भी हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो, इस टाइप के क्वेश्चंस का मतलब ऐसे ऐसे हमें टाइल बिछानी है, पता है यहाँ से ना दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो ये पूछ सकता है कि ऐसे ऐसे हमें टाइल बिछानी है, कोई रेक्टेंगुलर शेप का रूम है उसके अंदर हमें टाइल बिछानी है, सो बड़ी से बड़ी टाइल जो बिछ सकती है उसका डायमेंशन क्या है, या तो ये क्वेश्चन आ सकता है। या फिर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो कि बेसिकली ये वाला क्वेश्चन है ना, कि कम से कम कितनी टाइल्स की हमें नीड होगी। ठीक है, सो सब ये बेसिकली एलसीएम एंड एचसीएफ का ही टॉपिक है, उसी की एक टाइप है। सबसे पहला स्टेप होता है हमारे पास क्या, दोनों का एलसीएम लेना है 1517 और 943 का। ठीक है, एलसीएम जब भी लेना, सॉरी एचसीएफ, दोनों का हमें क्या लेना है एचसीएफ। ठीक है, दोनों का हमें एचसीएफ लेना है। और जब ऐसे बड़ी, अब एचसीएफ निकालने के भी 2 से 3 मेथड है, तो जब ऐसे बड़ी बड़ी डिजिट्स दे रखी हो तो एचसीएफ निकालने का हमारे पास में एक बहुत प्यारा सा मेथड है, दैट इज डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड से क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इनका डिफरेंस लेना है कितना 4, और यहां से कितना 7, और यहां कितना बचेगा हमारे पास में 5, 574। इनका डिफरेंस कितना आया है हमारे पास में 574। अब ना या तो ये 574 हमारा आंसर है या फिर इसका कोई ना कोई फैक्टर हमारा आंसर है। अब चेक कैसे करेंगे कि वही आंसर है या उसका कोई ना कोई फैक्टर आंसर है, कैसे चेक करेंगे, देखो एचसीएफ की जो भी वैल्यू आती है, जैसे मैं बोल दूं कि 3 का और 9 का लेना है, ठीक है, इनका एचसीएफ कितना है, मैं बोल दूं इनका एचसीएफ 3 है, सो वो वाली वैल्यू इसकी भी, इससे भी कंप्लीटली डिविजिबल होनी चाहिए, इससे भी कंप्लीटली डिविजिबल होनी चाहिए, तभी तो वो एचसीएफ होता है ना उसका। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो आंसर आया है वो 1517 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए और 943 से भी पूरा का पूरा भाग जाना चाहिए। अब यहाँ देखो ध्यान से, इसके लास्ट में 4 है ना, और इनके लास्ट में 3 है, 7 है, यानी कि ये तो ऑड डिजिट्स है, ये इवन डिजिट है। या फिर इसको थोड़ा सा कर ही लेते हैं हम लोग, इसमें से 4 तो कॉमन आ नहीं सकता, इसमें से 2 कॉमन आ सकता है। 2 गुना 2 दूनी 4, और यहां से जाएगा 2 8 2 7 14। ठीक है, यहां पर देखो 2 और 2 इंटू 7 यानी कि 2 से भी कटने चाहिए और 287 से भी कटने चाहिए। 287 से तो मे भी कट भी जाए, हमें नहीं पता, हमने चेक नहीं किया, बट ना ही तो ये वाली वैल्यू 2 से कटती, ना ही ये वाली वैल्यू 2 से कटती, इसका मतलब 2 तो होगा नहीं, इसका मतलब 2 तो होगा नहीं, तो यानी कि 574 से कंप्लीटली डिविजिबल तो है नहीं। जब इसके फैक्टर बनाए तो फैक्टर में से भी एक फैक्टर से तो जा नहीं रहा। अब इसको थोड़ा सा और स्प्लिट करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 चौक 28 यानी कि 7 गुना 41। 7 से करके देखें क्या ये 7 से जाएगी, 7 एकम 7, 2 यहां से जाएगा, 7 तिया 21, 3 ये वाली वैल्यू भी 7 से नहीं जा रही, इसका मतलब 7 भी फैक्टर नहीं है। इसका मतलब इसका जो फाइनली आंसर होने वाला है, यानी कि इसका जो एचसीएफ होने वाला है वो कितना आएगा हमारे पास में, इसका एचसीएफ कितना आएगा हमारे पास में 41। ठीक है, डिफरेंस मेथड से हमने फाइंड आउट कर लिया कि इसका जो एचसीएफ आएगा वो हमारे पास कितना आना है, 41 आना है। ये क्वेश्चन जो 41 है, अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में होता कि बिछाने वाली बड़ी से बड़ी टाइल की डायमेंशंस कितनी होंगी तो हमारा आंसर आ जाता 41 होगा। बट क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि मिनिमम कितनी टाइल्स की हमें नीड होगी, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है, एरिया कितना आएगा, एरिया कितना आएगा, जो भी रूम वूम जहां पर भी टाइल बिछाने कमरा दे रखा है ना, ठीक है, कितना आएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 1517 और ब्रेथ कितनी है 943। ठीक है, बाय में टाइल का डायमेंशन, टाइल जो है वो स्क्वायर में है, 41 41 41 41, चारों साइड ऑब्वियसली सेम रहेंगे अगर स्क्वायर शेप की है, वो रखा था ना वर्गाकार टाइल। सो नीचे क्या करते हैं, एरिया ऑफ टाइल क्या आएगा हमारे पास में, साइड का स्क्वायर दैट इज 41 इंटू 41। ठीक है,
यहां तक का समझ आया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, काटा पीटी करते हैं। देखो इसको हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। देखो 41 से काट ले, कितने पे जाएगा, यहाँ से हमारे पास में 4 से 2 पे ही जाएगा, ये जाएगा हमारे पास में 82, और ये है हमारे पास में 3 पे चला जाएगा, 4 थी 12, ठीक है। इसको और कैंसिल करते हैं हम लोग, हाँ 151, 4 से कितने पे, 3 पे जाएगा, 3 एकम, और यहाँ से कितना जाएगा, 4 थी 12, 33, और ये कितना आएगा हमारे पास में 287, है ना। ये जाएगा हमारे पास में 3 पे, और ये जाएगा 7 पे, 7 दिया 21, है ना। यहां से कितना आएगा, लास्ट में 1 आएगा, यानी कि हमारा ना ही ये आंसर हो सकता, ना ही ये आंसर हो सकता। आंसर आएगा हमारे पास में इस फॉर्मेट में, यानी कि कितना, 7 तिया 21, 3 तिया 9, और यहाँ से कितना 11, 7 दूनी 14, और कितना 35, 51, लास्ट में 51 आएगा। आंसर के लास्ट में कितना होगा हमारे पास में 51, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा राइट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 851, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, इतना लंबा चौड़ा इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, वो तो जस्ट एक बार नहीं सारी की सारी चीजें समझानी पड़ती है, एक चीज को क्लियर करते हुए चलना पड़ता है। इस वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो लेंथी लग रहा हो, बट ऐसा नहीं है। जब एक बार इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो सेकंड टाइम में इतना डिस्क्राइब करने की नीड नहीं होती है, फटाफट हमारा आंसर आते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से बोला है ए बी सी 3 पाइपों के द्वारा कोई टंकी 4 घंटे में भरती है। पाइप ए भी काम कर रहा है, पाइप बी भी काम कर रहा है, और पाइप सी भी काम कर रहे हैं, सबने मिलकर के 4 घंटे तक काम किया है, तब जाकर के टंकी भरी है, ठीक है। पाइप सी जो है, ठीक है, वो बी की तुलना में, इसको मैं लिख सकती हूँ 3/2, 3/2 गुना तेज है। इसका मतलब पाइप सी कितना है, 3। पाइप सी अगर 3 है तो इसका पाइप सी को अगर हम लोग कितना बोल कितना रखा है, एक बार फिर से चेक करते हैं। देखो कितना ले सकते हैं हम लोग, यहां से देखो पाइप सी अगर 3 है ना, पाइप सी अगर 3 है तो उसका कितना दे रखा है, पाइप सी जो है वो बी की तुलना में 3/2 गुना तेज है। यानी कि पाइप बी अगर हम लोग 2 मान ले, पाइप बी को अगर हम लोग 2 मान ले तो इसका 3/2 पाइप सी है, यानी कि पाइप सी की वैल्यू कितनी है, 3 है। समझ आया क्वेश्चन का फॉर्मेट। देखो इसने बोला है कि पाइप सी बी की तुलना में, जिसकी तुलना में दे रखा है उसका मान लो, पाइप सी बी की तुलना में 3/2 गुना तेज है। तो अगर पाइप बी 2 है तो इसका 3/2 इतने गुना तेज कौन है, पाइप सी है। यानी कि पाइप सी 3 है तो पाइप बी कितना है, 2 है। इतना हमें समझ आ गया, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोला है, और पाइप बी ए की तुलना में 3 गुना तेज है। पाइप बी ए की तुलना में 3 गुना तेज है। क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां से हमने रेशियो एंड फॉर्मेट में एक चीज सीख रखी है, क्या कि जो भी जगह खाली है वहां पर उसका पड़ोसी सेट करते हैं। यहां पर आएगा 3 और 2, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। ये आएगा हमारे पास में ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू। यानी कि जो पाइप ए है वो 1 घंटे या घंटे ही दे रखे होते हैं बेसिकली इस वाले टॉपिक में, 1 घंटे में 2 यूनिट पानी भरता है। पाइप बी 1 घंटे में 6 यूनिट पानी भरता है, और जो पाइप सी है वो 1 घंटे में 9 यूनिट पानी भरता है। तो तीनों अगर मिल जाते हैं, तीनों अगर मिल जाते हैं तो 6 2 8, 2 16 और 1 17, यानी कि तीनों अगर मिल जाते हैं तो उन्होंने टोटल कितने काम किए हैं, 17। और यहां से कितना आएगा हमारे पास में 4। ये क्या आएगा हमारे पास में, टोटल वर्क। ये क्या है, टोटल वर्क बोल सकते हैं, या फिर जो टंकी है, टैंक है, उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, उसकी टोटल क्षमता कितनी है, ठीक है। आगे क्या बोला है क्वेश्चन ने, अकेले पाइप ए के द्वारा टंकी कितने घंटे में भरेगी।
ठीक है, निकाल देते हैं। देखो क्या बोला है, अकेले पाइप ए, ये जो पूरा का पूरा काम है या फिर ये जो पूरी की पूरी कैपेसिटी है, इतनी टंकी पाइप ए ने भरनी है, यानी कि 2 की क्षमता से उसने काम करना है। 17 दूनी 34। आंसर कितना बनेगा यहां से हमारे पास में, इस तरह से आंसर कितना बनेगा हमारे पास में 34, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास में राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन को रीड करो, क्या दिया है देखो। 65 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से किसी आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर कमरे की फर्श की टाइल लगाने की लागत 9100 रुपए है। ठीक है, कमरे की लंबाई और चौड़ाई इतनी है, तो कमरे में फर्श का परिमाप यानी कि पैरामीटर हमें निकालना है। लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो मैं लिख लेती हूं, कितना दे रखा है 7:5 है। ठीक है, अब देखो टोटल जो हमारे पास कॉस्ट पड़ती है वो कैसे आती है। टोटल कॉस्ट आती है मैम एरिया इनटू रुपए, है ना, रुपए किसका, पर मीटर स्क्वायर का। ये वाला करते हैं तभी तो हमारे पास कॉस्ट पड़ती है ना। ठीक है, देखो कॉस्ट कितनी है 9100 रुपए। किस चीज की कॉस्ट है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, 7 5 35, और यहां से कितना आएगा x का स्क्वायर, है ना, या तो इसको 7x और 5x मान लो, या फिर ध्यान रखना कि पावर में यूनिट जो है वो जो x है उसकी पावर स्क्वायर में आनी है। ठीक है, इनटू में रेट कितना दे रखा है 65 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। यहां से काटापीटी अगर हम करें तो देखो 13 से जाएगा 7 पे, 13 से जाएगा 5 पे, और कुछ नहीं कट रहा, 25 से कर ही ले, 25 दिया 75, 25 चौके 100। ठीक है, इसके अलावा कुछ कट रहा है, एरिया कितना आएगा हमारे पास में, अच्छा एरिया 75 नहीं 35 बनेगा। इसको एक बार फिर से लिखते हैं, देखो इसको एक बार फिर से लिखते हैं, कितना क्या आएगा। देखो क्वेश्चन ने बोला है कॉस्ट कितनी दे रखी है 9100 रुपए, एरिया कितना आएगा लेंथ इनटू ब्रेथ 7 5 35 x का स्क्वायर, और कितनी दे रखी है 65 रुपीज है पर मीटर का स्क्वायर, और टोटल कॉस्ट आएगा 9100 रुपए। यहां से काटापीटी करते हैं, 13 5 65, 13 7 91, और यहां से आएगा 7 5 35, और 5 5 25, 25 चौके 100। एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 4 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2। x की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10 आएगी, या फिर सीधा भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन ने पूछा है पैरामीटर कितना है, पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 × l + b, 2 एज इट इज, लेंथ प्लस b, 7 और 5 12, 12 दूनी 24, और 24 दूनी 48। पैरामीटर कितना आएगा यहां से हमारे पास में 48 मीटर, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे पास राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखो क्या बोला है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल दे रखी है एबीसी। ठीक है, इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं, ट्रायंगल ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी। इसके अंदर क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी है ये परपेंडिकुलर दे रखा है किसके ऊपर, बीसी के ऊपर, एंड AD is perpendicular to BC at D। ठीक है, इस पॉइंट का नाम हो गया D, एंड AE is the bisector of angle A। एंगल A का जो बाइसेक्टर है वो क्या है AE, हमने इसको नाम दे दिया E है। एंगल B जो है वो 62 डिग्री है, एंगल जो B हमें दे रखा है ये कितना है 62 डिग्री है, और जो एंगल C है वो कितना है 36 डिग्री दे रखा है। निकालना है DAE, DAE यानी कि ये जो बीच वाला एंगल है ये हमें फाइंड आउट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली यहां से क्वेश्चन पूछ ही लेता है इस वाले फॉर्मेट से। कुछ भी नहीं करना, जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो कि एक ट्रायंगल है, एक परपेंडिकुलर है, एक बाइसेक्टर है, और परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर के बीच का एंगल हमें निकालना हो, तो छोटा सा फॉर्मूला है हमारे पास में। क्या फॉर्मूला है, एंगल बी और एंगल सी को माइनस करेंगे। यहां से देखो कितना आएगा हमारे पास में 62 माइनस का 36,
बाय में 2 है ना, बाय में कितना आ जाएगा यहां से हमारे पास में 2, यहां से कितना 6 और यहां से कितना बचेगा 2, 26/2। आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 13 डिग्री। आंसर कितना आएगा 13 डिग्री। इस फॉर्मेट में जब भी क्वेश्चन दिखे ज्योमेट्री का तो कुछ भी नहीं करना, ना ही फालतू का सोचना, ना ही अपना दिमाग लगाना। जस्ट हमें दिख गया एक इधर का एंगल दे रखा है, एक इधर का एंगल दे रखा है, परपेंडिकुलर और जो बाइसेक्टर है उसके बीच का एंगल हमें निकालना है। तो दोनों एंगल्स को हमें माइनस करके उसका हाफ कर देना है, या फिर बोल सकते हैं उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। आंसर हमारे पास डायरेक्टली सीधा आएगा। जस्ट 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है ना। और ये डायग्राम वाइग्राम भी नहीं बनाना है, जैसे ही दिख गया कि परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर है और दोनों के बीच का एंगल पूछ रखा है, जस्ट हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है कि दोनों का डिफरेंस लेके उसका हाफ करना है। ठीक है, आंसर कितना बनेगा यहां से हमारे पास में 13 डिग्री, यानी कि बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। इसने बोला है अतुल रुपए 20 क्रय मूल्य वाला ब्रेड खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपए का नोट देता है। ठीक है, यानी कि उसको वापस कितने मिलने हैं, 80 रुपए मिलने हैं ना। 20 रुपए की चीज खरीदी है, ब्रेड खरीदी है और 100 का नोट दिया है, तो दुकानदार उसको कितने रुपए वापस करेगा, 80 रुपए वापस करेगा। ठीक है, दुकानदार रुपए 2 के, ठीक है, 2 रुपए के, 5 रुपए के और 10 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्कों में शेष धन देता है। शेष धन कितना है, 80 रुपए। यानी कि जो ये 80 रुपए है वो 2, 5 और 10 के सिक्के के रूप में उसे लौटाता है, उसको वापस करता है। यदि इन सिक्कों का अनुपात, मैं यहां लिख दूं कि ये क्या है, रुपए है। ठीक है, ये रुपए नहीं लिखेंगे, कोइन लिख देते हैं कि 2 रुपए का है, इतने का है, इतने का है। और इसका रेशो कितना दे रखा है, 5:4:5:4:1। ठीक है, ये हमें क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। तो इसका मतलब हम लोग यहां से कॉस्ट निकाल सकते हैं। कॉस्ट इन द सेंस, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 10-10 रुपए के 2 सिक्के हैं तो मेरे पास टोटल कितने रुपए हो गए, 20 रुपए हो गए। कैसे, 10 रुपए के 2 सिक्के हैं तो 10 × 2 दैट इज 20। मैं बोल दूं मेरे पास 5-5 रुपए के 6 सिक्के हैं तो टोटल कितने रुपए हो गए, 5-5-5-5-5-5 30, या फिर 5 × 6 भी कर सकते हैं 30। तो सेम चीज यहां पर है, ये क्या दे रखे हैं हमें कि कितने रुपए के हैं और ये दे रखे हैं हमें कॉइन है। तो 2-2 रुपए के 5 सिक्के हैं मतलब टोटल 10 रुपए हैं। 5-5 रुपए के 4 सिक्के हैं मतलब 20 रुपए हैं टोटल। 10 रुपए का एक ही कॉइन दिया है, इसका मतलब मेरे पास 10 रुपए हैं। यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 20, 10 और 10 टोटल 40। टोटल कितने रुपए उसने मुझे वापस दिए हैं, 40 अकॉर्डिंग टू रेशियो। बट वैसे उसने एक्चुअल में कितने रुपए मुझे वापस किए हैं, 80 रुपए। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 2। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 2। क्वेश्चन ने पूछा है दुकानदार ने 5 रुपए के कितने सिक्के उसे वापस किए हैं। 5 रुपए के कितने सिक्के उसको वापस करे हैं, 4 सिक्के वापस किए हैं, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू है 2, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 8। यानी कि 5 रुपए के कितने सिक्के उसको वापस किए हैं, 8 सिक्के। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th। इसमें देखो क्या दिया है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस एक टॉपिक हमने पढ़ रखा है, उसका एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसने बोला है कोई कार 144 किलोमीटर की दूरी 1.8 आर की के स्पीड आएगा, इतने की गति से तय कर सकती है। 20% अधिक चाल से यह दुगुनी गति कितने समय में तय करेगी। ठीक है, सबसे पहले देखो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में टाइम। ठीक है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में टाइम। डिस्टेंस कितना दे रखा है, 144 किलोमीटर। टाइम कितना दे रखा है, 1.8 आवर। अब ना इसको यहाँ पे काटना पीटना मत, क्योंकि आगे जाके फिर काटना पीटना पड़ेगा, इसको इतना ही रखो। स्पीड बेसिकली हम लोग इतना ही मान के चलते हैं, 144/1.8 ये हमने मान ली हमारे पास, मान ली क्या, ऑब्वियसली ये हमारे पास क्या है, स्पीड है।
अब बोला है स्पीड में 20% की वृद्धि करनी है। क्या 20% को 6/5 लिख सकते हैं? 20% का मतलब इसको खोलेंगे तो 1/5, 5 पर 1 की वृद्धि हुई है यानी कि 5 से बढ़कर के 6 हो गई, तो यानी कि अब जो स्पीड है वो कितनी है? पुराने वाली का 6/5 है ना। अब जो स्पीड है वो कितनी है? पुराने वाली का 6/5। एक बार साइड में रखते हैं। टाइम बेसिकली निकालना है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस कितना बोला है? दुगुनी चाल, पहले कितनी थी? 144, अब कितना लेना है? इसका दुगना लेना है। बाय में स्पीड, स्पीड कितनी है? पुराने वाली स्पीड का यानी कि 144 बाय 1.8, इसका कितना? 6/5। इसका कितना लेना है? 6/5। यहां से एक बार काटापीटी कर ले, देखो 144 इंटू 2 तो एज इट इज लिखेंगे, बाय में 144 इंटू 6, और जो ये 1.8 है और इंटू में 5 है ऊपर, और 18 जो है ना 1.8 से 18 बन गया, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0। यहां पर बेसिकली कुछ नहीं करना, काटापीटी करेंगे। 144 से 144, 2 से जाएगा 3 पे, 3 से जाएगा 6 पे, 5 से जाएगा 2 पे, 2 से जाएगा कितने पे? 3 पे, यानी कि अब उसको टोटल कितना टाइम लगेगा? 3 घंटे का। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा राइट आंसर है वो कितना आएगा? 3 आवर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, इतने ही क्वेश्चंस हैं आज के हमारी क्लास में, इतने ही क्वेश्चंस हैं। यानी कि आज हमने बेसिकली जो हमारे मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट था, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं उन सब के कुछ सिलेक्टिव, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस को आज हमने सॉल्व किया है। हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से हमने डिस्कस किया है। आई होप जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, जितनी भी ट्रिक, जितने भी कॉन्सेप्ट, जितनी भी चीजें हमने यहाँ पर आज डिस्कस की हैं, सभी बच्चों को सारी की सारी चीजें समझ आई होंगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।